जय श्री कृष्ण दोस्तों। हम अपने इनकम टैक्स के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और अभी तक हमने 4 हेड ख़त्म किया है। 4 हेड हम ख़त्म कर चुके हैं और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो 5 हेड है उसमें से सैलरी वाला हेड है उसको मैं लास्ट में कवर करूँगा। उससे पहले पूरा का पूरा सिलेबस मैं ख़त्म करने की कोशिश में हूँ, ताकि आपका सिलेबस दोस्तों 2 टाइप से स्टडी होती है। एक तो ये है कि जो हमारे पास किताब मिल गई है, हम एक स्टडी कर रहे हैं, पूरी किताब हम ख़त्म कर देंगे। और एक होती है कि स्मार्ट स्टडी, कि अपने सिलेबस को समझिए, उसकी कवरेज को समझिए और अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ हमें अच्छे मार्क्स भी आने चाहिए। तो मेरा जो ये मानना है कि अगर मैं एक सैलरी जो इतना बड़ा 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया, इतने बड़े तरीके से बताया गया, अगर सैलरी को छोड़ के अगर हम पूरे सिलेबस को कवर कर लेते हैं, जैसे कि अब एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि सर 90%, अगर जैसे कि मैंने क्वेश्चन का पैटर्न देखा है आपके क्वेश्चन पेपर का, तो उसमें हमारे पास ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं, तो भी हम 100% पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सैलरी इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट है, हम उसको भी करेंगे। लेकिन मेरी जो कोशिश है, सैलरी के अलावा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और ताकि मैं आपको दिखा भी सकूं और प्रैक्टिस भी करवा सकूं, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चलो जी अब इनकम टैक्स की कोई चिंता नहीं है। और इसी तरीके से हम कंपनी लॉ में भी करने वाले हैं। कंपनी लॉ को भी हम देखेंगे, अपने 10 ईयर से क्वेश्चन पेपर्स देख लेंगे, उसको भी प्रैक्टिस कर लेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसको डिस्कस भी कर लेंगे रिवीजन की क्लासेस में। तो दोस्तों हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज लेसन नंबर 12, क्लबिंग ऑफ इनकम। ये क्लबिंग वर्ड क्या है? क्लब करना, जोड़ना, मतलब कि सर बहुत सारे इनकम को हम जोड़ देंगे क्या? यस, जोड़ने की ही बात चल रही है यहाँ पे। लोग जनरली क्या करते हैं, जैसे कि मान लो कि मेरी ज़्यादा इनकम हो गई, तो मैं तो ज़्यादा स्लैब में चला जाऊंगा, 10 लाख से ज़्यादा वाली स्लैब में चला गया तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं अपनी इनकम को डाइवर्ट कर देता हूँ। मैं अपनी इनकम अपनी वाइफ के नाम पे या वाइफ के अकाउंट में ले लेता हूँ, भाई के अकाउंट में ले लेता हूँ, या भाई के बेटे के अकाउंट में ले लेता हूँ, है ना, इस टाइप से। तो मैं अपनी इनकम गलत तरीके से डाइवर्ट कर रहा हूँ टैक्स से बचने के लिए। तो ये सेक्शन, ये चैप्टर है, वो यही बताता है कि इन लोगों की जो इनकम है ना, वो हम क्लब कर देंगे तुम्हारे साथ, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, टैक्स तो तुम्हारे हाथ में ही करेंगे। और हम लोग क्यों करते हैं ऐसे? भाई सबको 2.5 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा, 2.5 से 5 में 5% का मिल जाएगा, 5 से 10 में 20% वाला कम रेट पे टैक्स हो जाएगा उसको। तो ये जो क्लबिंग है, क्लबिंग करना सीखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द चैप्टर, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 12.1 में इंट्रोडक्शन, 12.2 में ट्रांसफ़र ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ असेट। आपने असेट तो ट्रांसफ़र नहीं किया, लेकिन अपनी इनकम ट्रांसफ़र कर दी किसी को टैक्स से बचने के लिए, सेक्शन 60 है ये। रिवोकेबल ट्रांसफ़र ऑफ असेट, मतलब किसी को आपने असेट दे दिया लेकिन रिवोकेबल है, कभी भी आप उससे वापस ले सकते हो। जैसे भाइयों में जनरली यही होता है, भाइयों को हम कभी भी इरिवोकेबल चीज़ तो देते ही नहीं कि जा रख ले, आज से तेरा हुआ। बोलते ज़रूर है हम ऐसे, लेकिन वो रिवोकेबल होता है। कभी भी हमारे बीच अगर अनबन हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो सबसे पहले भाई को बोला जाएगा, हाँ भाई चल आजा, वो मैंने तुझे 10 साल पहले दिए थे 10 रुपये, वापस कर। तो रिवोकेबल है। भाइयों के बीच में जितनी भी चीज़ें दी जाती हैं वो रिवोकेबल होती है, वही चीज़ यहाँ भी है। अगर आपने भाई को, बहन को, किसी को दे दिया, सेट दे दिया, और वो रिवोकेबल है, या किसी को भी रिवोकेबल दे दिया, तो वो आपकी ही मानी जाएगी। वो सेक्शन 61 है। 12.4, व्हेन एन इंडिविजुअल इज एक्सेसिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ रिम्यूनरेशन ऑफ स्पाउस, मतलब जो स्पाउस को रिम्यूनरेशन मिल रहा है ना, ये मान लेंगे कि ये तुझे मिला है, वो कब होगा वो हम सेक्शन 64 में देखेंगे। रिम्यूनरेशन मतलब इनकम होती है, सैलरी होती है ना। When an individual is assessable in respect of income from assets ट्रांसफ़र टू स्पाउस, आपने अपने स्पाउस को असेट ट्रांसफ़र कर दिया, और उससे होने वाली इनकम कब आपके हाथ में क्लब कर दी जाएगी, वो यहाँ देखेंगे। When an individual is assessable in respect of income from assets transfer to son's wife, अपने बेटे की वाइफ को आपने असेट ट्रांसफ़र कर दिया और उससे होने वाली इनकम आपकी इनकम मानी जाएगी,
वैसे केसेस हम इस वाले सेक्शन 64(1)(6) में देखेंगे। 12.7 व्हेन एन इंडिविजुअल इज एसेसिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम फ्रॉम असेट्स ट्रांसफर टू अ पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस। आपने किसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दिया सेट और उसका बेनिफिट आपकी स्पाउस को हो रहा है, तो फिर आपके इनकम में कैसे टैक्स किया जाएगा, क्लब किया जाएगा, वो हम इस वाले सेक्शन में देखेंगे 64(1)(6) में। 12.8 when an individual is accessible in respect of income from asset transfer to a person for the benefit of son's wife। बेटे की वाइफ की बेनिफिट के लिए आपने कोई एसेट किसी को ट्रांसफ़र कर दिया और उससे होने वाली जो इनकम है वो आपके साथ क्लब कर दिया जाएगा। वो केसेस हम 64(1)(8) में कवर करेंगे। 12.9 when an individual is accessible in respect of income of his minor child, 18 साल से कम के बच्चों को माइनर बोलते हैं, उसकी इनकम आपके साथ कब एसेस कर दी जाएगी, क्लब कर दी जाएगी, वो केसेस हम 64(1)(a) में देखेंगे। फिर मिसलेनियस पॉइंट है, फिर समरी और एक्सरसाइज। दोस्तों ये पूरा का पूरा एक ओवरव्यू था इस चैप्टर का, और अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। जनरली एन असेसी इज टैक्स्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओन इनकम। जनरली तो यही होता है भैया, तुमने जो कमाया है तुम्हारा टैक्स, तुम्हें टैक्स देना होगा। बट इन सम केसेस हाउएवर द असेसी मे बी टैक्स्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम विच लीगली बिलोंग्स टू सम अदर पर्सन। लीगली तो किसी और को बिलोंग करती है, बट टैक्स आपको देना होगा। कुछ ऐसे केसेस होते हैं। बिकॉज एन असेसी अटेम्प्ट टू शिफ्ट हिज इनकम टू अदर्स, क्योंकि असेसी कोशिश कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है अपनी इनकम को शिफ्ट करने की, दूसरों के नाम पे करने की, सो दैट ही मे कीप हिज टैक्स लायबिलिटी टू द मिनिमम, ताकि वो अपनी टैक्स की लायबिलिटी को कम कर सके। दिस चैप्टर ऑफ क्लबिंग हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द एक्ट फॉर दोज असेसी हु मेक एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस देयर टैक्स बिल बाय ट्रांसफरिंग देयर इनकम टू अदर्स। ये प्रोविजन उनके लिए जो ऐसे लोग, ऐसे असेसी, मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग जो अपने इनकम को डाइवर्ट कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, किसी और के नाम पे कर रहे हैं, ताकि आपका टैक्स का बिल कम बने, टैक्स कम से कम पे करना पड़े। ये इंट्रोडक्शन है। नाउ आगे बढ़ते हैं। 12.2 ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। मतलब आपने किसी को असेट ट्रांसफर तो नहीं किया, लेकिन उससे होने वाली कमाई, इनकम आपने किसी और को ट्रांसफर कर दिया, तो वो क्लब कर देंगे आपके इनकम के साथ। इफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड देन इनकम फ्रॉम द एसेट वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो मैं ट्रांसफरर हूँ ना, ट्रांसफ़र करने वाले को ट्रांसफरर बोलते हैं और जिसको मिल रहा है उसको ट्रांसफरी बोलते हैं। तो ट्रांसफरर के हैंड में वो इनकम टैक्स किया जाएगा। वो कौन सी कंडीशन है? द टैक्स पेयर ओन्स एन असेट, मेरी संपत्ति है वो, टैक्स पेयर की असेट है, आपकी असेट है। द इनकम फ्रॉम द असेट इज ट्रांसफर टू एनी पर्सन बट ओनरशिप ऑफ द असेट स्टिल रिमेन्स विद द ट्रांसफर। इनकम तो ट्रांसफर कर दिया, लेकिन ओनरशिप अभी मेरे पास है, ओनरशिप अभी आपके पास है, तो वो आपकी इनकम में जोड़ देंगे। द अबव ट्रांसफर मे बी रिवोकेबल और मे नॉट बी। ये ट्रांसफर रिवोकेबल भी हो सकता है और इरिवोकेबल भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। रिवोकेबल हो या नॉट रिवोकेबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने असेट तो दिया नहीं, इनकम ट्रांसफर कर दी है। द अबव ट्रांसफर मे बी अफेक्टेड एट एनी टाइम, मे बी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट और अदरवाइज। ये ट्रांसफर कभी भी करो आप, मान लिया जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कि कब ट्रांसफर कर दिया है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ए ओन्स ₹50,000 10% डिवेंचर ऑफ पी लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2019। ही ट्रांसफर इंटरेस्ट इनकम टू हिज फ्रेंड बी। भाई आपके पास 50,000 डिवेंचर्स हैं, 50,000 का 10% निकाल लो, 5,000 इंटरेस्ट इनकम हुआ। आपने क्या किया, वो आपने फ्रेंड बी को दे दिया विदाउट ट्रांसफरिंग द ओनरशिप टू द डिवेंचर। आपने डिवेंचर उसको दिया नहीं, लेकिन इंटरेस्ट इनकम जो 5,000 हुए वो आपने उसको दे दिया। ऑल्दो ड्यूरिंग 1920 इंटरेस्ट इनकम ₹5,000 इज रिसीव्ड बाई बी। इंटरेस्ट इनकम किसने रिसीव किया? बी ने। इट इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ ए बिकॉज एज पर सेक्शन 60 ही हैज ट्रांसफर्ड द इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ द एसेट। क्योंकि वो इनकम को ट्रांसफर कर रहा है, असेट को ट्रांसफर नहीं कर रहा है। बिना असेट को ट्रांसफर किए वो इनकम को ट्रांसफर कर रहा है, 5,000 ट्रांसफर कर रहा है, तो वो ए के हाथ में ही टैक्सेबल होगा। सो क्यों रहा है? अबे सो क्यों रहे हो तुम लोग? उठ जाओ। चलो जी। 12.3 रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट्स। सेक्शन 61 रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट्स। मतलब भाई बहनों वाला ट्रांसफर, कि हम जो भी देंगे कभी भी तुमसे ले सकते हैं। रिवोकेबल, रिवोक कर लेंगे, वापस ले लेंगे।
बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 61 इफ एन असेट इज ट्रांसफर्ड अंडर रिवोकेबल ट्रांसफर, अगर असेट ट्रांसफर किया जा रहा है, रिवोकेबल ट्रांसफर हो रही है, इनकम फ्रॉम सच असेट इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ ट्रांसफर, तो ऐसे असेट से होने वाले इनकम ट्रांसफरर के हाथ में, मैं ट्रांसफरर हूँ, मेरे हाथ में टैक्स कर दिया जाएगा। फॉलोइंग आर ट्रीटेड एज रिवोकेबल ट्रांसफर, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रिवोकेबल ट्रांसफर ट्रीट की जाएगी। पहला, इफ द ट्रांसफर कंटेन्स एनी प्रोविजन टू री ट्रांसफर द असेट और इनकम देयर फ्रॉम, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो या होली हो या पार्टली हो, अगर प्रोविजन में लिख दिया गया कि भाई कभी भी री ट्रांसफर किया जा सकता है तो वो रिवोकेबल माना जाएगा। इफ़ द ट्रांसफर हैज़ एनी राइट टू री एज्यूम पावर ओवर द असेट, ये कभी भी उसके पास अगर ये राइट है कि ये दोबारा मान लिया जाएगा कि ये तेरी पावर है इस पर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, होली और पार्टली, ठीक है। नाउ इफ एन असेट इज ट्रांसफर्ड अंडर अ ट्रस्ट एंड इट इज़ रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी, असेट ट्रांसफ़र हो गया है, आपने असेट दे दिया ट्रस्ट को, और रिवोकेबल, कभी भी रिवोक कर सकते हैं, ट्रस्ट से कभी भी आप वापस ले सकते हैं। इफ़ एन असेट इज ट्रांसफर टू अ पर्सन एंड इट इज़ रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी, भाई आपने किसी व्यक्ति को दे दिया और कभी भी आप उससे ले भी सकते हो उसकी लाइफ के दौरान। इफ़ एन असेट इज ट्रांसफर बिफोर अप्रैल 1 1961, 1 अप्रैल 1961 से पहले असेट ट्रांसफ़र कर दिया, एंड इट इज़ रिवोकेबल विद इन 6 ईयर, और 6 साल के अंदर अंदर रिवोक कर सकते हो, तो ये सारे के सारे मान लिए जाएंगे कि ये आपने क्या किया है, रिवोकेबल ट्रांसफ़र है, तो ऐसे असेट से होने वाली इनकम आपकी मानी जाएगी, ठीक है। नोट, इनकम फ्रॉम सच असेट covered under section 61 is taxable as when the power to revoke arises, जब भी पावर रिवोकेबल पावर अराइज हो जाएगी, इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल होगी। द अबव रूल इज एप्लीकेबल इवन इफ द पावर टू रिवोक हैज नॉट बीन एक्सरसाइज होगा, चाहे रिवोकेशन का जो पावर है एक्सरसाइज हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिवोकेबल की पावर है आपके पास, बस इतना बहुत है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स हैज़ ट्रांसफर्ड एन असेट, एक्स ने असेट ट्रांसफ़र कर दिया अंडर द टर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र on April 1 1998, he has a right to utilize the income of the asset for his benefit, उसके पास राइट है, उससे होने वाली इनकम अपने बेनिफिट के लिए लगा सकता है। हाउएवर ही हैज़ नॉट एक्सरसाइज, लेकिन उसने अपने उस राइट का पावर यूज़ नहीं किया, लेकिन भाई राइट तो है, जब राइट है तो फिर है, तो मान लिया जाएगा कि भाई तुम्हारी इनकम है ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 1998, इनकम ऑफ द असेट वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एक्स इवन इफ ही हैज़ नॉट एक्सरसाइज द फॉरसेट राइट, चाहे उसने अपने राइट का इस्तेमाल किया या नहीं किया, उसको राइट है ना कि इनकम इस्तेमाल कर सकता है अपने बेनिफिट के लिए, तो जब भी वो राइट अराइज हो गया उस दिन के बाद से ये एक्स की इनकम मान ली जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। 12.4 व्हेन एन इंडिविजुअल इज असेसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ रिम्यूनरेशन ऑफ स्पाउस, मतलब स्पाउस को रिम्यूनरेशन मिला, स्पाउस को इनकम हुई और वो इनकम कब एक इंडिविजुअल के हाथ में टैक्स कर दिया जाएगा वो देख लेते हैं। दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, क्या क्या कंडीशन पूरी करनी होगी। द टैक्स पेयर इज एन इंडिविजुअल, टैक्स पेयर कौन होना चाहिए, एक इंडिविजुअल होना चाहिए। शी और ही हैज़ अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंसर्न, उस व्यक्ति का किसी भी कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जनरली या तो 10% से ज़्यादा का अगर शेयर है या फिर 26% से ज़्यादा, वो डिपेंड करता है सेक्शन पे कि कौन सा है, लेकिन सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। स्पाउस ऑफ द टैक्स पेयर, हस्बैंड या फिर वाइफ ऑफ द टैक्स पेयर इज एम्प्लॉयड इन द अबव मेंशन कंसर्न, मतलब ये कि उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट भी है, उसमें वो एम्प्लॉयड भी है, विदाउट एनी टेक्निक, उसके पास कोई नॉलेज ही नहीं है, प्रोफेशनल नॉलेज ही नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं और एक्सपीरियंस भी नहीं है, फिर भी वो काम कर रहे हैं, काम कर रही है और उसके बदले पैसा भी मिल रहा है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई टेक्निकल नॉलेज है ही नहीं, प्रोफेशनल नॉलेज है ही नहीं, कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं, बस उसको पैसे दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कि कोई और पैसा, किसी और को पैसा मिलना चाहिए, लेकिन जा इसके पास रहा है, तो इसके पति को, इसकी पत्नी को, हस्बैंड या वाइफ को पैसे मिलने थे, लेकिन नाम इसका आ रहा है ना। तो ऐसे केस में स्पाउस की इनकम इंडिविजुअल के हाथ में टैक्स कर दी जाएगी। इफ द अफोरसेड कंडीशन सेटिस्फाइड देन सैलरी इनकम ऑफ द स्पाउस विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ टैक्स पेयर, टैक्स पेयर के हाथ में स्पाउस की सैलरी को टैक्स कर दिया जाएगा। मैंने बोला था सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, सैलरी इनकम में कमीशन भी है, फ़ी भी है, यानी कोई भी तरीका रिम्यूनरेशन का, चाहे कैश में या काइंड में, वो सब सैलरी मानी जाएगी। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जैसे 10%, 20, यहाँ पे 20%, 20% या उससे ज़्यादा अगर होल्ड करते हो किसी कंपनी में, तो मान लिया जाएगा आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। रिलेटिव इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल मीन्स, रिलेटिव का मतलब क्या है, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर,
और लीनियर एसिडेंट डिसेंडेंट ऑफ द, वो लीनियर एसिडेंट और डिसेंडेंट का मतलब हमने पहले भी देखा है रिलेटिव की डेफिनेशन में, ठीक है। नाउ व्हेन बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अ कंसर्न, भाई अब हस्बैंड का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है हस्बैंड का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और वाइफ का भी है। व्हेन बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, 20% से ज़्यादा होल्ड करते हैं इन ए कंसर्न एंड बोथ आर इन रिसिप्ट ऑफ द, और दोनों को ही रिम्यूनरेशन मिल, दोनों को ही पैसा मिल रहा है फ्रॉम सच कंसर्न विदाउट एनी टेक्निकल professional qualification, then such remuneration will be included in the total income of husband or wife whose total income excluding such remuneration is greater। भैया दोनों के पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है और दोनों के रेम्यूनरेशन मिले, तो दोनों में देखो किसको ज़्यादा रेम्यूनरेशन, इस रेम्यूनरेशन के अलावा जो अदर इनकम है दोनों में किसकी ज़्यादा है, तो जिसकी ज़्यादा है ना उसमें सारा का सारा रेम्यूनरेशन ऐड कर दो, ठीक है। It is to be noted that if one's clubbing is done in the hands of X, salary of X and Mrs. X will be included in the income of X in the subsequent years। एक बार क्लबिंग शुरू हो गई तो अगले आने वाले सालों में भी ऐसे ही होगा, इवन इफ द इनकम ऑफ X इज लोअर देन दैट ऑफ मिसेज X इन दैट ईयर। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कल हो कि उसकी इनकम कम हो गई, एक्स की कम हो गई, मिसेज एक्स की ज़्यादा हो गई। इन सच अ केस द असेसिंग ऑफिसर कैन क्लब द इनकम ऑफ एक्स और मिसेज एक्स इन द हैंड्स ऑफ मिसेज एक्स ओनली इफ द असेसिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाई दैट इज नेसेसरी टू डू सो। द असेसिंग ऑफिसर कैन टेक सच एक्शन ओनली आफ्टर गिविंग मिसेज एक्स ऑन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ये सब असेसिंग ऑफिसर पे डिपेंड करेगा कि आगे चल के देखेंगे वही, नहीं पहले तो मिसेज एक्स मिस्टर एक्स की इनकम ज़्यादा थी अदर देन रेम्यूनरेशन, इसीलिए उसमें सारा का सारा क्लब कर दिया, अब मिसेज एक्स की ज़्यादा हो गई है तो अब इसमें क्लब कर देते हैं। तो ये हमने पूरा सेक्शन कवर किया कि कब स्पाउस की रेम्यूनरेशन क्लब कर दी जाएगी इंडिविजुअल की इनकम के साथ। अब आगे कवर करते हैं हम, सेक्शन है 64.14.12.5। तो दोस्तों आगे की चीज़ हम अपने कवर करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को ही ख़त्म कर दे, क्योंकि कोई बड़ा चैप्टर ये है नहीं, छोटा सा चैप्टर है। इस छोटे से चैप्टर को ख़त्म करेंगे और फिर बढ़ेंगे अपने आगे की तरफ, हो जाएगा ख़त्म। तो कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं इस चैप्टर में, बहुत छोटे छोटे चीज़ें बातें बताई गई है, बस आपको याद रखनी है। याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी से इस चैप्टर को हम ख़त्म कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को फिनिश करने के मोटिव से। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।